रेगुलेशन 133 क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ गैसेस। ठीक है, इस पे हम पे 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं जब जब हम गैस की जांच करेंगे, डिग्री जिससे हम डिग्री ऑफ गैसनेस गैस की जांच भी करेंगे। मगर अगर डिग्री ऑफ गैसनेस बढ़ती कम होती है तो उससे पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो 7 दिन का ड्यूरेशन दिया गया है और एक 30 दिन का ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, 7 दिन का ड्यूरेशन दिया गया है और 30 दिन का ड्यूरेशन दिया गया है। मगर 7 दिन में क्या करना है और 30 दिन में मैं क्या करना है और क्या क्या अंतर है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 7 दिन की जो जांच होती है, हर 7 दिन में जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, ये परसेंटेज जांच है। और ये जो 30 दिन में हो रही है, ये है मीटर क्यूब पर पर टन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक जांच होती है ये, कि हम जो टन पर टन प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर कितना वॉल्यूम पे हमारा CH4 निकल रहा है। तो ये जो एक्चुअली तरीका है, इसमें क्योंकि एक महीना बीत जाता है तो एक प्रोडक्शन हमको मिल जाता है और फिर कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अब साथ साथ में इस पर ये भी दिया गया है कि जो 7 दिन की जो जांच है, इसका रिजल्ट कितने दिन में आना चाहिए, और जो 30 दिन की जांच है उसका रिजल्ट कितने दिन में आना चाहिए। तो 7 दिन वाली जांच में पे हम या तो मेनली सैम्पलिंग से करते हैं, और 30 दिन वाली जांच में भी हम सैम्पलिंग से कर सकते हैं, और 7 दिन वाली में भी हम जो मिथनोमीटर है उससे भी कर सकते हैं। तो जो 7 दिन वाली जांच है, इसका जो रिजल्ट कितना है वो कितने दिन में आना चाहिए। ठीक है, और 30 दिन वाली जो जांच है, इसका रिजल्ट कितने दिन में आना चाहिए, ये याद करने वाली बात है। 7 दिन वाला जो है, इसका रिजल्ट 3 दिन में आना चाहिए, मतलब 3 दिन के अंदर। ठीक है, और 30 दिन वाला जो हमारा जांच करेंगे, इसकी का रिजल्ट 2 दिन में आना चाहिए। 3 दिन और 2 दिन, 3 दिन 7 दिन के लिए वाली जांच के लिए, 30 दिन वाली जांच के लिए 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन जो है, एक्चुअली 2 दिन तो नहीं दिया, इसमें 48 आवर्स दिया गया है। ठीक है, अब अगर, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, मगर अगर गैस अगर आगे क्या बोलते, बढ़ती है, कम होती है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर, मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओनर एजेंट आएगा तो करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे RM को। ठीक है, RM को, ओनर एजेंट मैनेजर की, भैया हमारे जो जांच है उस पर ऊपर नीचे आया है। ठीक है, अब 2 ही केस हो सकते हैं, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। पहले हम देखते हैं बढ़ जाएगा तो क्या होता है। ठीक है, बुरी बात पहले देख लेते हैं। तो 24 घंटे अगर गैस ज़्यादा निकलती है, हाँ, जो हमारा क्राइटेरियाज दिए गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ गैसनेस के, उससे ज़्यादा निकलती है, तो 24 घंटे के अंदर हमने प्रिकॉशंस लेने हैं जो चेंज हुई है, मतलब जो डिग्री ऑफ गैसनेस बढ़ गई है ना, तो 1 से 2 हुई है या फिर 2 से 3 हुई है, तो हमको जो बड़ी वाली डिग्री ऑफ गैसनेस है उसका के प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। और ऐसा नहीं होता है तो RM जब आएगा, फिर RM चाहे तो 60 दिन का, मतलब 60 दिन का RM के लिए है अल्टीमेटम, कि वो 60 दिन का मैक्सिमम, ठीक है, आपको दे सकता है रियायत, कि आप 60 दिन के अंदर जो बड़ी वाली गैस के जो प्रिकॉशंस है वो ले सकें। ठीक है, और गैस अगर कम हो जाती है, ठीक है, डिग्री ऑफ गैसनेस कम मिलती है, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ प्रिकॉशंस कम कर देना है। इस पर ये कहा गया है कि आपको जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे उसको लेना है। ठीक है, मगर तब तक लेना है जब तक RM आके कर उसको देखेगा और रिक्लासीफाई, मतलब वो खुद से नहीं बोलेगा, तब तक आपको पुरानी वाले प्रिकॉशंस ही फॉलो करना है। ठीक है, और दोनों ही केस में, जब गैस बढ़ती है या फिर गैस कम होती है, तो दोनों ही केस में RM जो है 30 दिन के अंदर आकर इन्वेस्टिगेट करेगा खुद। ठीक है, अब आ जाओ रेगुलेशन 134 में। ठीक है, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। ठीक है,
ये सीरीज़ चालू हो गई है 134 से 136 की, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। ठीक है, अब जनरल प्रिकॉशन जो हम ले सकते हैं तो ये जनरली फायर किस चीज़ से लगती है? ऑयल से लगती है, ग्रीस से लगती है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल से लगती है। तो जो जनरल प्रिकॉशन पे ये दिया गया, तो ये सब चीज़ जो ज्वलनशील चीज़ है जो आग लेके जाती है, इनका स्टोरेज कहाँ किस पे होना चाहिए? ये एक वर्ड दिया गया है, फायर प्रूफ रिसेप्टिकल। ठीक है, ये याद कर लो, फायर प्रूफ रिसेप्टिकल में रखना है ऑयल ग्रीस इन्फ्लेमेबल मटेरियल को। ठीक है, 134 में इतना ही दिया गया है, 136 में आते हैं। ठीक है, सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। ठीक है, अब ऐसे जो सरफेस प्रिकॉशन दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये अंडरग्राउंड के लिए, ओपन कास्ट में भी लागू होगा, अंडरग्राउंड में भी लागू होगी ये बातें। तो इस पे जो डेटा दिया गया है वो दो दो डिस्टेंस का डेटा दिया गया है और एक टाइम पीरियड का डेटा दिया गया है कि दो डिस्टेंस के डेटा में ये है कि 10 मीटर। अब सरफेस प्रिकॉशन है तो आप अंडरग्राउंड माइन से तो 10 मीटर जो एंट्रेंस है, फिर इंक्लाइन से अंदर और बाहर सब कुछ फायर प्रूफ मटेरियल से होना चाहिए। मतलब कोई लकड़ी वकड़ी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पर फायर पकड़ सके। 10 मीटर अंदर तक के एंट्रेंस से 10 मीटर बाहर तक के। ठीक है, और ये तो होगा स्टैटिक चीज़। मगर जो अनस्टैटिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो अगर आगे तो क्या करना पड़ेगा, तो उस पर ये दिया गया है कि 15 मीटर तक के कुछ भी इन्फ्लेमेबल चीज़ें नहीं स्टोर नहीं करनी है, कार्बोनस चीज़ स्टोर नहीं करनी है, शेल तक को स्टोर नहीं करना है। फायर मटेरियल जो किया जा सकता है, ऐसा कोई मटेरियल स्टोर नहीं करना है। मगर यार कुछ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमको माइंड के अंदर चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्टोर हम करते ही हैं हर बार। तो मगर ऐसी चीज़ें भी हम जो स्टोर कर रहे हैं तो वो जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ही हटाना होगा, ये कुछ सिस्टम बनाना है। ठीक है, और जो प्रिकॉशंस ले लिए हैं हमने, ठीक है, ओपन, मगर फिर भी हम यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि इसका चेक कौन करेगा कि चीज़ें ठीक ठीक चल रही है कि नहीं। हाँ, या फिर कहीं फायर के अगेंस्ट कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो हर 7 दिन में कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब कॉम्पिटेंस पर्सन इसको इंस्पेक्ट करेगा हर 7 दिन में ओपन कास्ट वर्किंग को में कि कहीं फायर का खतरा तो नहीं है, कोई ग्राउंड या ब्रोकन तो नहीं है, इनंडेशन सॉरी ये सब्सिडेंस टाइप की चीज़ें तो नहीं है। और इसका जो रिकॉर्ड है वो हर 7 दिन में मेंटेन करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, अब आ जाइए 136 में। 136 में दिया गया है अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। ठीक है, इस पर थोड़ा चीज़ें ज़्यादा दी गई है, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। तो इस पे सबसे पहले जो चीज़ दी गई है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड में सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, तो उस पर वुड यूज़ होता ही है। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा वही है। पहली बात वही दी गई कि वुड कटिंग अगर हम कर रहे हैं अंदर, तो हर शिफ्ट में वुड कटिंग को बाहर लेके आना है। ठीक है, और ये होगी वुड कटिंग। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा होता है कि वेल्डिंग। हम अंडरग्राउंड में कई बार वेल्डिंग भी करते हैं, तो वेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा और उसका की परमिशन भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही आके कोई भी वेल्डिंग नहीं कर सकता अंडरग्राउंड में। तो इसकी के लिए परमिशन अगर फर्स्ट और सेकेंड डिग्री माइन है तो मैनेजर साहब परमिशन देंगे, और थर्ड डिग्री माइन है तो आरएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री माइंस पे मैनेजर परमिशन दे सकता है, और थर्ड डिग्री माइंस में आरएम से परमिशन लेना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड में अगर हमको कहीं पे वेल्डिंग करनी है। ठीक है, साइन ऑफ दारू मैन्युफैक्चर, मतलब दारू भी पहले अंडरग्राउंड में क्योंकि मॉइस्चर होता है तो लोग अंदर घुस के उस पर दारू का डिस्टिलेशन करते थे। तो इसके लिए इस पर पॉइंट ऐड किया गया कि हर कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, हर कॉम्पिटेंट पर्सन हर 30 दिन में जाके जांच करेगा हर माइंस की एंट्रेंस से जहाँ से पॉसिबल हो सकता है, जो अनयूज्ड वर्किंग है जो कि सरफेस से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कि वहाँ पर कोई दारू का ऐसा कुछ डिस्टिलेशन हो तो नहीं रहा है। तो ये पहले चीज़ें होती होंगी। तो
इसका बीपीपी पे हर 30 दिन में रिकॉर्ड बनाने का इस पर दिया गया है, ठीक है। और इस पर एक चीज़ और दी गया है, जो तीसरी जो खतरा है हमको जो अंडरग्राउंड में, पहला तो उससे हो गया वुड कटिंग से, दूसरा वेल्डिंग से, और तीसरा है जो हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर हम जो यूज़ करते हैं, जो ऑयल हम कोई मशीन्स में यूज़ करनी पड़ता है, तो वो जो है वो सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में फ्लूइड जो होता है फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए ये हाइड्रोलिक फ्लूइड, ठीक है। और फर्स्ट डिग्री अगर माइंस है तो नॉट नेसेसरी अंटिल RIM सेज, ठीक है। जब तक RIM नहीं कहता है तो तब तक के फर्स्ट डिग्री में इतना नेसेसरी नहीं है कि हम हाइड्रोलिक फ्लूइड को फायर रेजिस्टेंस वाला रखें, ठीक है। 137 पे दिया गया है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के प्रिकॉशंस। 137 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। ठीक, तो पहले चालू करते हैं। नो जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, ठीक है, वो कहाँ हो सकती है, तो दो जगह है माइंस में जहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकती है। पहला है नॉन आइसोलेटेड गोफ, ठीक है, और दूसरा है रिटर्न ऑफ द डिप्लरिंग, ठीक है। यहाँ यहाँ पर हमें स्पॉन्टेनियस हीट की जांच करनी है, ठीक है। गोफ में इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पर टूटा हुआ थोड़ा कोयला रहता है, और जो रिटर्न ऑफ डिप्लरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी अगर हो रहा है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो ये हमको पता चल जाए। ये तो होगी बात डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट की। तो अगर कोई डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट आपका चल रहा है तो उस पर आपको कोई दो सावधानी रखनी है, 2 सिस्टम बनाने हैं कि आपका जो गोफ है, ठीक है, जो नॉन आइसोलेटेड है, मतलब वहाँ पर पैकिंग नहीं हुई है, वहाँ पर आपको स्पॉन्टेनियस हीटिंग जांच के लिए CO की जांच करवानी है, और रिटर्न ऑफ डिप्लरिंग में आपको करानी है, ठीक है। और ये बात होगी डिप्लरिंग के केस में। अब बात करते हैं अनड्यूस्ड वर्किंग के केस में। किस केस में? अनड्यूस्ड वर्किंग केस में, मतलब दो जगह हैं जहाँ पर आपको स्पॉन्टेनियस हीटिंग के खतरे हो सकते हैं। एक डिप्लरिंग की जगह पे, और दूसरा अनड्यूस्ड वर्किंग के केस में, ठीक है। अनड्यूस्ड ये जो क्या बोलते हैं डिप्लरिंग के केस में कहाँ जांच करेंगे? गोफ में और रिटर्न ऑफ डिप्लरिंग में, ठीक है। गोफ के केस में जो नॉन आइसोलेटेड गोफ है, ठीक है, गोफ के केस में जो नॉन आइसोलेटेड गोफ है, वहाँ पर हम क्योंकि वर्किंग चली रही है, फ्रिक्वेंटली जाना होता ही रहता है, तो हम वहाँ पर हर 7 दिन में CO की जांच करेंगे। और इस जो जांच होगी ये परसेंटेज जांच होगी, ठीक है। इससे पहले भी 7 दिन की परसेंटेज जांच बताई थी डिग्री ऑफ गेसनेस वाले केस में, ठीक है। और जो रिटर्न ऑफ द डिप्लरिंग होगा, ये एक तरीके से परसेंटेज तो नहीं, क्वान्टिटेटिव होगा, क्योंकि इस पर हम निकालेंगे CO/O2, मतलब CO कितना निकल रहा है और O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ग्राम्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और ये हर 30 दिन में करेंगे। तो इस 30 दिन इसलिए करेंगे क्योंकि इससे हमको 30 दिन का एक प्रॉपर डेटा ही मिल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ था, कितना ऑक्सीजन गया था एक्चुअली। तो 30 दिन में, और थोड़ा सा इसके लिए रिटर्न में जाना पड़ेगा, तो हर 30 दिन में रिटर्न में जाके डिस्ट्रिक्ट के हमको ये काम करना है, ठीक है। अब बात आते हैं अनड्यूस्ड वर्किंग की जाँच में, ठीक है। अनड्यूस्ड वर्किंग की जांच में भी 3 लोकेशन दी गई है, ठीक है। जैसे कि 2 लोकेशन दी गई थी इस पे डिप्लरिंग के केस में, वैसे ही अनड्यूस्ड वर्किंग में 3 लोकेशन दी गई है। अनड्यूस्ड वर्किंग तो ऐसी बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, तो जनरली कहीं पर भी हम जांच कर सकते हैं। एक वो लोकेशन हुई, ठीक है, कहीं पर भी जांच कर लो जनरली। और एक है स्टॉपिंग के बाहर, ठीक है, और एक है स्टॉपिंग के अंदर की जांच, ठीक है। तो 3 लोकेशन होगी जहाँ पर अनड्यूस्ड वर्किंग में हमको जांच करनी है। जनरली जो वाली जांच है तो वो हम 7 दिन में दिया गया है। देखो
एक व्यक्ति को भेजा गया हर 7 दिन में, ठीक है, अनडिस्टर्ब वर्किंग में घूमने के लिए। वो CO डिटेक्टर और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके जाएगा। हाँ, 7 दिन में ये अपनी जाँच करेगा। और स्टॉपिंग जाएगा तो स्टॉपिंग के पास भी जाएगा, तो स्टॉपिंग पर बाहर से वो जांच कर लेगा हर 7 दिन में। और स्टॉपिंग की अब बात करें अंदर की, ठीक है, अंदर मतलब स्टॉपिंग में जो फिटिंग्स लगी रहती है उसके थ्रू अंदर की जांच भी करेगा। मगर अब हर 7 दिन में ये करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, तो हर 30 दिन कर दिया गया है स्टॉपिंग के अंदर का, ठीक है। ये चीज़ याद करने वाली है। ये 30 दिन के अंदर मतलब हर महीने में एक बार स्टॉपिंग के अंदर की जांच होती है। और यहाँ पर हम CO का मेज़र करते हैं। और यहाँ पे एक लिमिट भी दी गई है कि अगर CO अगर हम ग्रेटर देन 2% है, मतलब अगर 2% से ज़्यादा हमको CO मिलती है तो मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, 2% CO है या फिर 2% CH4 है। ये 2% से ज़्यादा चीज़ मिलती है तो हम उसको जो एग्जिस्टिंग स्टॉपिंग है गोफ को आइसोलेट करने के लिए उसको एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। 138 पे दिया गया है प्रिकॉशन आफ्टर फायर हैज़ ब्रोकन आउट, ठीक है। 138 पे दिया गया है कि प्रिकॉशन जब फायर ब्रोकन आउट हो चुकी है, ठीक है। अब तक तो हमने कोशिश किया था कि 137 तक की चीज़ की फायर को रोक ले। अब 138 में फायर लग चुकी है, तो जब इस पर कहानी ऐसी दी गई कि अगर जब फायर का इंडिकेशन होगा, ठीक है, हमको पता चल गया, फिर कहीं से CO डिटेक्शन से पता चल गया, फिर किसी ने आके बता ही दिया, देख ही लिया, तो फायर का इंडिकेशन हुआ तो हमको करना पड़ेगा डीलिंग विथ फायर, ठीक है। पहला स्टेज हुआ फायर का इंडिकेशन का पता चला, फिर हम उसको डीलिंग विथ फायर करेंगे, ठीक है। कब तक करेंगे अंटिल, ठीक है। ऐसा नहीं तो कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब तक डीलिंग विथ फायर करेंगे, कि RM से जब तक आके देखेगा, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा। तो अंटिल कब तक करेंगे, मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर आके डिक्लेयर सेफ बाय एग्जामिनेशन नहीं ना करते, ठीक है। मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के पास पावर है कि वो फायर लगने के बाद डिक्लेयर सेफ का मतलब कह सकते हैं। ओवरमैन के पास पावर नहीं है, ना सरदार के पास पावर है। मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के पास पावर है कि वो FSL या फिर CO डिटेक्टर के थ्रू जांच करे, जांच को हमको देखते हुए बोलेगा कि हाँ ठीक है, अभी नहीं हो रही है आपकी गैस से रिलेटेड चीज़ें नहीं हुई है। तो जब अब आते हैं डीलिंग विथ फायर में कि डील हम कैसे करेंगे। तो डीलिंग विथ फायर पे हमको किसी न किसी के लोगों को अंदर तो भेजना पड़ेगा, मगर कुछ लोगों को बाहर भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो बात इस पर ये दी गई है कि पहली बात तो कोई भी वर्किंग नहीं चलेगी, सारी वर्किंग्स बंद कर दी जाएगी, ठीक है। और सिर्फ जो वही बंदा अंदर एंटर करेगा जो कि फायर को डील करने के लिए ट्रेंड है या फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कोई अगर किसी को अगर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कराना ही है, मतलब जैसे कि वर्किंग कराना ही है, वर्किंग मतलब कोयला खोदने का काम मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट में फायर लगी होगी और पूरा वहीं से बंद नहीं कर पाएंगे, या फिर वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोडक्शन रुक जाएगा, मतलब पूरी खदान ही बंद हो जाएगी, तो उस केस में है अगर फायर कहीं लगी हुई है और उस केस में भी काम कराना है, ठीक है, तो आपको RIM से ही परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमको फायर लगी हुई है फिर भी हमको काम करवाना है, ठीक है। हाँ, वर्किंग कराना है, ठीक है। और किसी केस में नहीं तो आपको वहाँ पर जहाँ पर वर्किंग लगी है, जहाँ पर फायर लगी है वहाँ पर वर्किंग बंद कर देनी है पूरी तरीके से, ठीक है। और फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब बुझा तो सकते हैं या फिर सील ऑफ करेंगे, दो ही केस हैं। तो ये सब काम करने के लिए एक टीम जाती है, ठीक है। और वो उसको लीड करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। वो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो अकेला तो जाएगा नहीं, उसके साथ एक पूरी टीम जाएगी, ठीक है। और टीम जाएगी और उनके साथ कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए
वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। वो इक्विपमेंट पूछे जा सकते हैं कि सेल्फ रेस्क्यूअर कितने लेके जाएंगे जब फायर से डील करने के लिए अंडरग्राउंड में जाएंगे, तो एडिक्वेट नंबर पे लेके जाएंगे। ठीक है, एडिक्वेट नंबर बस इतना ही लिखा गया। स्मोक हेलमेट डीलिंग विद फायर के लिए जाएंगे तो कितने लेके जाएंगे, मिनिमम 2 लेके जाएंगे। ठीक है, 2 लेके जाना है स्मोक हेलमेट। और क्या क्या लेके जाएंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन डीलिंग विद फायर के लिए अंदर जाएगा तो के साथ में कौन कौन से डिटेक्टर्स लेके जाएगा, तो FSL डिटेक्टर, CO डिटेक्टर, ऑक्सीजन डिटेक्टर और CO2 डिटेक्टर, मतलब ये 4 डिटेक्टर लेके जाना है। ठीक है, FSL, CO और O2 और ऑक्सीजन मतलब और CO2। ठीक है, और एक स्कीम फॉर डीलिंग विद फायर। अब देखिए ये जो 3 स्टेप बताया, ठीक है, फायर आइडेंटिफिकेशन, डीलिंग विद फायर, मैनेजर सिर्फ बताएगा, ये पूरी स्कीम बनेगी ना इसकी काम करने की। तो ये जो स्कीम है ये कौन बना के देगा, बताइए, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है तो स्कीम फॉर डीलिंग विद फायर ये मैनेजर बना के देता है। ठीक है, इस मैनेजर की जिम्मेदारी है। रेगुलेशन 139 इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है, इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। अब देखिए 138 में फायर लग चुकी है, चीज़ें हमको कंट्रोल करनी है, तो इक्विपमेंट दिए गए हैं 139 में, इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है, जो सबसे पहले इस पे हम बनाएंगे फायर स्टेशन। ठीक है, हमको फाइटिंग इक्विपमेंट का इक्विपमेंट रखने हैं तो उसका एक फायर स्टेशन बनेगा जहाँ पर हमको इक्विपमेंट हम रखेंगे। हाँ, तो पहली बात दी गई है फायर स्टेशन हम रखेंगे। और वो कहाँ कहाँ होगा, सरफेस में भी होगा और अंडरग्राउंड में भी होगा, और कहाँ कहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेन उनको रखा जाएगा कन्वीनियंट पॉइंट्स पे। ठीक है, मेंटेन, और वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, मेंटेन एंड कन्वीनियंट पॉइंट्स। ठीक है, और जो सैंड है पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है फायर स्टेशन में, तो मतलब स्टेटिकली सामान रखेगा। हमारा कुछ जो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर होते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइस होते हैं फॉर फायर सप्रेशन, ये कहाँ कहाँ रखे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सैंड, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक डिवाइस फॉर फायर सप्रेशन, ये सब कहाँ कहाँ लगाने हैं या फिर रखे जाएंगे। तो ये 3 जगह की बात बताई गई है। एट एवरी एंट्रेंस, हर एंट्रेंस में, लैंडिंग में, स्टार्ट बॉटम पे, मतलब जहाँ से सी वर्किंग की शुरुआत हो रही है। ठीक है, वहाँ पर रखे जाएंगे। हर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फिटिंग जहाँ पर हो वहाँ पर रखे जाएंगे, या फिर हर मैन राइडिंग या फिर लोकोमोटिव पर रखे जाएंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा थोड़ा सा सिमिलर ही है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फिटिंग जहाँ पर हो रखी है, फिटिंग मतलब जो स्टैटिक चीज़ें है, और जो मूवेबल चीज़ें हैं है, मतलब मैन राइडिंग कार है, लोकोमोटिव है। ठीक है, इसे इन तीनों जगह पे आपको सैंड, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम रखना ही है। और जो AFDDS जो होता है, ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस, ये तो HEMM पे लगता ही है। तीसरा पॉइंट ये दिया गया है, तो ये किस में ऑटोमेटिक वाला दिया जाएगा। तो फायर सप्रेशन डिवाइस तो हर जगह लगाना है, मगर ऑटोमेटिक वाला जो महंगा वाला है वो कहाँ लगेगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है, HEMM का जो कैपेसिटी है, मतलब है वो 35 टन या फिर 35 टन से ज़्यादा का होगा। ठीक है, HEMM, तो उस पर ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, अगर सेमी अब दिया गया है कि अगर जो है HEMM हमारा वो 35 से कम का है तो क्या होगा, तो उस केस में सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी छूट दी गई है, मतलब लिखा ही गया है। और हाँ, कन्वेयर बेल्ट में पे आपके आसपास भी आपको ये सब लगाना है, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में फायर सप्रेशन सिस्टम पे लगाना है। और उस पर क्या क्या होना चाहिए कन्वेयर बेल्ट सिस्टम पे फायर से बचने के इक्विपमेंट, तो उस पे दिया गया है वाटर फोम्स पे स्प्रे पे होना चाहिए, कन्वेयर पे सिस्टम पे डीलॉज सिस्टम होना चाहिए, और ड्राई केमिकल वाला जो एक्सटिंग्विशर है वो होना चाहिए। ठीक है,
तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कन्वेयर में कौन कौन सी चीज़ें, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में फायर सप्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। वाटर फोम स्प्रे होना चाहिए, डीलर सिस्टम होना चाहिए, ड्राई केमिकल वाला एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ठीक है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिवाइस है और कहाँ कहाँ लगेगा फेस में, ठीक है। तो फेस में हर फेस मैकेनाइजेशन मशीन जो है जो फेस में काम कर रही है उस पे फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, और साथ है और या फिर ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम डिवाइस पे रख सकते हो, ठीक है। और जो सोडा इस पे दिया गया है कि कौन कौन सा एक्सटिंग्विशन कहाँ का यूज़ करना है और कहाँ का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जो सोडा एसिड टाइप है जो वाटर का जो हम यूज़ करेंगे फायर को कंट्रोल करने के लिए, ये कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना। तो ये ऑयल की फायर में और इलेक्ट्रिकल फायर में सोडा एसिड टाइप का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है उसको कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को इलेक्ट्रिकल फायर में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मतलब फोम टाइप को ऑयल में तो यूज़ कर सकते हैं मगर इलेक्ट्रिकल फायर में यूज़ नहीं करना है। और CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, उसको कहाँ यूज़ नहीं करना है। उसको को बिलो ग्राउंड, अरे यार, बिलो ग्राउंड माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, तो उस पर जो फायर एक्सटिंग्विशर है आपको कौन सा यूज़ करना है बताइए। तो यूज़ करना है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज़ करना है बिलो ग्राउंड माइन के केस में, ठीक है। और ये सब जो रेगुलेशन 139 पे फायर इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग से रिलेटेड ये सब जो दिया गया है पूरे प्रोविजंस को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या फिर कुछ कोई कमी रह गई है एग्जामिनेशन और करके रिफिल करने के लिए, ये तो हर कंपोनेंट्स पर्सन एक कंपोनेंट्स पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो कि महीने में एक बार, ठीक है, महीने में एक बार, वंस इन अ मंथ एग्जामिन करेगा ये सब फायर से अगेंस्ट जो इक्विपमेंट्स है उनको, और कोई कमी पेशी है या फिर रिफिल करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग जो है वो दिया गया है 139 पे गया था इक्विपमेंट्स। 140 में आएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है। इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए फायर फाइटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है। तो ये फायर फाइटिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका सेटअप करना और फायर फाइटिंग के ऑर्गेनाइजेशन को बना के रखने की जिम्मेदारी किसकी है। क्वेश्चन है ओनर, एजेंट और मैनेजर की है या फिर ओनर, एजेंट एंड मैनेजर की है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर, एजेंट एंड मैनेजर की है, मतलब तीनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ में मिल के फायर फाइटिंग के जो इंतज़ाम है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कहीं भी सेटअप तो देना पड़ेगा ना। तो एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा। इससे पहले जो आप भी अपने फायर स्टेशन देखा था 139 में, अभी हम 140 में भी फायर स्टेशन दिख रहे हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को असेंबल होना है, जो भी करना है, ठीक है। तो एक प्लेस डिसाइड की जाएगी अंडरग्राउंड में, इंटेक एयरवे में और सरफेस पे शाफ्ट के नियर, ठीक है, ठीक है। अंडरग्राउंड में सरफेस इंटेक एयरवे में और सरफेस के केस में शाफ्ट के नियर, ठीक है। और जो फायर फाइटिंग प्लान है, तो अब देखिए सबसे पहले तो आप इसको 140 को याद करने के लिए एक तरीका सोचते हैं कि फायर लग चुकी है, ठीक है, और इक्विपमेंट भी है अपने पास। अब हमको फायर फाइटिंग करनी, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करेगा वो है। तो पहले हम अंडरग्राउंड में, इंटेक में या फिर सरफेस में शाफ्ट के पास हम असेंबल हो जाएंगे। एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फायर फाइटिंग करनी है तो प्लान तो होना चाहिए सबसे पहले। तो पहली बात दी गई है फायर फाइटिंग का एक जो प्लान है वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो वो फायर फाइटिंग प्लान में क्या क्या दिया गया है, मतलब हमको उस पर डालना है फायर फाइटिंग प्लान में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। तो उस पर जो कम से कम 6 चीज़ें दी गई है। तो
फायर फाइटिंग प्लान में क्या क्या होता है ये याद कर लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए। वाटर मेन्स कहाँ पर है, वाटर का जो मेन्स है, टैप्स कहाँ पर है। सेकंड, फायर स्टेशन की लोकेशन कहाँ पर है, पंपिंग स्टेशन कहाँ पर है, वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी डालना, एस्केप का जो रूट होगा आपका फायर फाइटिंग में वो डालना है। और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है छठे में, मतलब हाँ 5 चीज़ हो गई और ये छठे में दी गई और अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड है वो है उसको डाल जाएगा, ठीक है। और जो फायर फाइटिंग प्लान है ये कहाँ अवेलेबल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो वो ऐसा बिलो ग्राउंड होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए, सरफेस और बिलो ग्राउंड दोनों जगह होना चाहिए आपका फायर फाइटिंग प्लान अवेलेबल, ठीक है। और ये हो गया प्लान, ठीक है। अब प्लान में हमने नक्शे में सब कुछ देख लिया। अब और जो मैं पहले प्लान की बात कर रहा था भाई काम कैसे करेंगे, तो इसका स्टैंडिंग ऑर्डर बनेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, SOP नहीं बनेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर बनेगा फॉर फायर फाइटिंग। ये कौन बना के देगा, ठीक है, मैनेजर बना के देगा, ठीक है। RM और ऐसा नहीं कि RM बना के देगा, मगर मैनेजर बनाएगा, मगर RM से अप्रूवल चाहिए इस पर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा मैनेजर और RM से अप्रूवल लिया जाएगा इस पर, ठीक है। और जो फायर फाइटिंग के लिए जो जो एक्चुअली करेंगे हमारे जो लोग होंगे वो ट्रेन पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन कौन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ कि फायर फाइटिंग ट्रेन पर्सन जो है वो कौन होंगे, ठीक है, या फिर इस पे किन्हें रखा जाएगा। तो ये होना चाहिए HEM के जो ऑपरेटर है या फिर प्लांट के जो ऑपरेटर है जो वहाँ पर रहते हैं इनको इंक्लूड किया जाएगा फायर फाइटिंग ट्रेन पर्सनस में, ठीक है। अब आ जाइए 141 में, ठीक है। 141 में क्योंकि हमने फायर फाइटिंग कर लिया और फायर लग गई है। अब मेन हमारा जो खतरा है CO टेस्टिंग के जो हमारा एपरेटस है, हाँ क्योंकि फायर लगती है तो हम CO का ही सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो फायर CO टेस्टिंग जो एपरेटस है उसके बारे में चीज़ें दी गई कि जो हमारा CO टेस्टिंग एपरेटस है उसका कैलिब्रेशन जो है वो कब किया जाएगा। तो उसका कैलिब्रेशन वैसे तो छोड़ो, हम पूरा ओवरऑल देख लेते हैं कि जो भी गैस से रिलेटेड जो डिटेक्टर्स है, ठीक है, थर्मोमीटर हो गया, टॉक्सीमीटर हो गया, मल्टी गैस डिटेक्टर हो गया, ठीक है, इनका जो कैलिब्रेशन है वो 3 मंथ में किया जाता है। 6 मंथ तक इनका फिर किया जाएगा, 3 मंथ में तो गैस का किया जाएगा, फिर 6 मंथ में किसका किया जा रहा है। तो जो एनवायरमेंटल जो मॉनिटर्स है, डिवाइसेस हैं एयर फ्लो के लिए, जो एयर फ्लो मेजरमेंट के लिए है, जैसे कि अपना जो होता है ना एनीमोमीटर हो गया, वेलोमीटर हो गया, इनका कैलिब्रेशन हर 6 महीने में किया जाएगा। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग डिवाइसेस का 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया। फिर जो डस्ट है, डस्ट सैम्पलिंग डिवाइसेस हैं उनका कब किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके लिए दिया गया कि हर 12 महीने में इनका कैलिब्रेशन किया जाएगा डस्ट सैम्पलिंग डिवाइसेस का, ठीक है। 3 महीने में गैस का, 6 महीने में एनवायरमेंटल डिवाइसेस मतलब एयर फ्लो मेज़र करने वालों का, 12 महीने मतलब 1 साल में डस्ट का, ठीक है। डस्ट का 12 महीने 1 साल, एयर फ्लो का 6 महीने, गैस का 3 महीने, ठीक है। प्रिकॉशंस व्हेन फायर एग्जिस्ट, ये दिया गया है 142 में, ठीक है। 142 में दिया गया है प्रिकॉशंस व्हेन फायर एग्जिस्ट। ये बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इस पे दिया गया है मेनली उसको याद करने के लिए सिर्फ 2 डेटा दिया गया और उन 2 डेटा में ही काफ़ी चीज़ें मिला जुला के दी गई है। कि पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिया गया है 142 रेगुलेशन में, प्रिकॉशन व्हेन फायर एग्जिस्ट में, वो एक डेटा याद कर लीजिए है से मोर देन 60 मीटर, ठीक है। 142 या फिर प्रिकॉशन व्हेन फायर एग्जिस्ट मतलब जब फायर है पहले से, तो उस पर ये नंबर आपको याद मन में आ जाना चाहिए, ऐसे ग्रेटर देन 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर से ज़्यादा की दूरी, ठीक है, 60 मीटर की भी नहीं मतलब, ठीक है, 60 मीटर से ज़्यादा की दूरी, ठीक है। अब
आप जब फायर एग्जिस्ट करती है तो आपको को सिर्फ 60 मीटर से ज़्यादा ही रहना दूर, ठीक है। तो फायर एग्जिस्ट कहाँ कहाँ कर सकती है, फिर किस किस के केस में आपको 60 मीटर से ज़्यादा की दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। अगर कोई सरफेस से क्या बोलते हैं क्रैक्स है जो कि अंडरग्राउंड तक जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आपका सब्सिडाइज हो रखा है, वहाँ से 60 मीटर दूरी बना कर रखनी है, ठीक है। कोई कोई सरफेस में हीप है या फिर जो बर्निंग है, ठीक है, उससे 60 मीटर की दूरी बना रखनी है। आपको आपको कहीं पर आपको पता है कि यहाँ पर सरफेस पे कोल रखा है, वहाँ पर जल रहा है, जब ओपन कास्ट पर जल रहा है, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड की वर्किंग उसको 60 मीटर पहले ही रोक देना है, ठीक है। और इसमें जो 60 मीटर दिया गया है कि ऐसा नहीं कि कोई भी डायरेक्शन की बात किया जाए, यहाँ पर दिया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक जगह पे जो डिस्टेंस दी गई है वो कोई भी दिशा से गई है कि हर 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 दिशा से इतना दूरी रहनी चाहिए, और यहाँ पर जो दी गई है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। और जो पर्सन एम्प्लॉयड वर्किंग, और हाँ, अगर कहीं पे फायर लगी हुई है, ठीक है, लगी हुई है, तो उसके 60 मीटर के दायरे में, ठीक है, कोई भी वर्किंग, ठीक है, या फिर उसका वहाँ पर पर्सन्स का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। 3 बात हो गई है, फिर 4 बात हो गई है, क्रैक्स की बात हो गई है, सरफेस सरफेस में दो चीज़ें, या फिर सरफेस में आती में क्रैक होगा, या फिर सरफेस में कोई हीप जल रहा होगा। अंडरग्राउंड में 60 मीटर की दूरी बना के रखनी है, और साथ साथ में जो 60 मीटर कहीं पर आपको दिखती भी है, ठीक है, इनके अलावा तो फिर डिटेक्ट होती है, तो वहाँ से 60 मीटर की दूरी के उस दायरे में आपको कोई भी वर्किंग नहीं चलानी है, ठीक है, या फिर पर्सन का एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दी गई है कि दो सीम्स तो एक ही ऊपर एक ऊपर नीचे चलती रहती है, कि तो यहाँ पर दिया गया कि अगर अपर वाली जो सीम है, ठीक है, उस पर फायर लगी है और हमको वर्किंग चलाना है, ठीक है, तो ऊपर अगर फायर ऊपर लगी हुई है, ठीक है, तो हम नीचे वर्किंग चला सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात दी गई है यार, फायर लगी हुई और बिल्कुल वर्किंग चला सकते हैं नीचे, ठीक है। और इस पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है कि ग्रेटर देन 10 मीटर, ठीक है, का हार्ड रॉक का सब सेपरेशन होना चाहिए है, मतलब वर्टिकल पार्टिंग दी गई है, ठीक है। इस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने उस पर दिया है वर्टिकल पार्टिंग होना चाहिए 10 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा का, ठीक है। हाँ, का हार्ड रॉक की पार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, हार्ड रॉक की पार्टिंग, ठीक है। तो हम फायर सीम जो ऊपर है उसके नीचे हम कोल की जो वर्किंग है वो चला सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी हमको जैसे लगता है कि फायर हो रहा है और फिर भी हमको काम करना है, या फिर हमको 60 मीटर और 10 मीटर के क्राइटेरिया को नहीं मानना है, ये दो ही डेटा है, 10, 60 और 10 मीटर, तो इस पर हमको किससे परमिशन लेना है, ये दिया गया है कि CIM से परमिशन लेना पड़ेगा, RM से नहीं, सीधे सीधे CIM से लेना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन बनता है कि आप प्रिकॉशन और फायर एग्जिस्ट के में जो 60 और 10 मीटर का क्राइटेरिया है, इसको अगर बाईपास करना चाह रहे हो तो किससे परमिशन लोगे, CIM से लोगे, ठीक है। और देखो इस पे जो हमारा जो स्टॉपिंग है, ठीक है, हाँ, स्टॉपिंग के बारे पे भी दिया गया है कि अगर हमारा जो स्टॉपिंग है, ठीक है, वहाँ पर हमको मेजरमेंट लेना पड़ता है अनयूज्ड वर्किंग पर जाके, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप जाके वहाँ पर प्रिकॉशन ले सको। जब फायर एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए पूरा चेक्स करना पड़ेगा ना, तो पूरा सिस्टम क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा सिस्टम दिया गया है कि एक पाइप लगाया जाएगा जो कि थोड़ा अंदर तक ढसा होगा 30 मीटर और बाहर 30 सेंटीमीटर, तो अंदर तक 3 मीटर और बाहर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 3-3 का आंकड़ा है, 3 मीटर अंदर 30 सेंटीमीटर बाहर, ठीक है। बाहर जो है वहाँ पर 3 महीने का रिकॉर्ड रखा जाएगा इंस्पेक्शन का, ठीक है। हर महीने रिकॉर्ड वहाँ पर क्या बोलते जांच हो रही है और 7 दिन में होना ही है, तो ये जो जाँचें होनी है तो इसका जो रिकॉर्ड है पर एक बोर्ड बनाया जाएगा और 3 महीने का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। 3-3-3 का आंकड़ा हो गया, 3 मीटर अंदर 30 सेंटीमीटर बाहर, 3 मीटर का रिकॉर्ड बाहर, ठीक है। 3 मीटर और
बाहर एक वाटर सील भी बना जाएगी, इसका भी बना एक प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। और जो आपका जो स्टॉपिंग है, यहाँ पर पीछे अगर आग लग गई, ठीक है, या फिर आग होने की प्रोबेबिलिटी तो रहती है हमेशा, तो उसको हम प्लास्टर करेंगे फायर रेजिस्टेंट या फायर रिटार्डेंट सीलेंट से, ठीक है। ये वर्ड्स याद कर लीजिए, ये पूछे जाएंगे कि प्लास्टर की किससे किया जाएगा, सीमेंट से किया जाएगा, मिट्टी से किया जाएगा, ठीक है। तो फायर रेजिस्टेंट या फिर फायर रिटार्डेंट सीलेंट है, उस पर उससे किया जाएगा। और ये जो हमारा जो स्टॉपिंग है, हर स्टॉपिंग को एक नंबर दिया जाएगा, ताकि प्लान में उसको इंडिकेट किया जा सके, और अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। तो हर स्टॉपिंग पे नंबर भी होगा, ठीक है। और ये जो है, पहले पता था कि कॉम्पोनेंट पर पर्सन हर 7 दिन में या फिर 30 दिन में पे जाके वहाँ पर जांच करेगा। किसकी जांच करेगा? हाँ, ये बात भी एनवायरमेंटल कंडीशन है, मतलब जो हवा पानी है प्रेशर, मतलब प्रेशर वहाँ पर क्या हो रहा है उसकी जांच करेगा। एटमॉस्फेयर मतलब जो अंदर की गैसेस है उनकी जांच करेगा। हाँ, कॉम्पोनेंट पर्सन हर 7 दिन में और 30 दिन में, ठीक है। 30 दिन में अंदर की जो चीज़ें हैं, प्रेशर और एटमॉस्फेयर और की जांच की जाएगी। और दोपहर को की जाती है, तो 2 PM पे ये चीज़ भी आपको याद ही होगी। ये जो जाँचें सब दोपहर में ही करना है। और RM, और हाँ, 7 दिन का जो क्राइटेरिया है, अगर उसको भी उससे कम पे भी अगर पे करवाना है, तो ये कौन बोलेगा या फिर चाहेगा, तो हमको 7 दिन के अंदर स्टॉपिंग की जांच करनी है जाके, ठीक है। तो मतलब बाहर के वाली जांच, तो ये अगर RM कहेगा था, तो हमें जो जांच है 7 दिन वाली, 7 दिन से कम पीरियड में भी हमको करना पड़ेगा।